Welcome once again to the channel D2W Pharmacology, the door to world of pharmacology। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है पार्किंसोनिज्म की। ये शुरुआत होती है कि पार्किंसोनिज्म को हम कैसे पहचान सकते हैं एवं उसका कैसे इलाज किया जा सकता है। तो बात सन 2003 की है, जब मैंने अपना पहला पार्किंसंस का पेशेंट देखा था। हुआ यह था कि मैं सत्य साई समिति वालों के एक हेल्थ चेकअप कैंप के लिए हर रविवार को जाता था। वहाँ पे एक 40-45 साल की आयु का एक सज्जन आए थे। उन्हें काफ़ी कमज़ोरी लगती थी और वे हमसे कहे कि आप कुछ ताकत की दवा लिख दीजिए। देखा तो ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह ठीक था और साथ में उन मरीज को कुछ खांसी की भी समस्या थी। तो देखने पे तो सामान्य दिख रहे थे, तो मैंने उनको ऐसी कोई दवा तो लिखी नहीं ताकत की। हाँ, पर चूँकि उनको खांसी थी इसलिए मैंने उनको एक कफ सिरप लिख दिया था और उनसे आग्रह किया था कि फिर आके मेडिकल कॉलेज इंदौर में आके दिखा लें, जिससे कि उनकी बीमारी का समुचित निदान हो सके। 15 दिन बाद हम वापस जब शिविर में पहुँचे थे तो वह सज्जन फिर से शिविर में आए। इस बार उनको खांसी नहीं थी, पहले से अच्छे थे, पर उन्हें वही शीशी चाहिए थी। तो मैंने कहा क्यों चाहिए है? तो बोले क्योंकि उस शीशी को पीने के बाद से उनकी जो ताकत थी वो भी वापस आ गई थी एवं उन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगा था। तो मुझे लगा कहीं ये ड्रग एडिक्ट तो नहीं है। फिर मैंने उनकी वो शीशी मंगाई। पास के ही गाँव में रहते थे, तो उसमें कोडीन नहीं था। एक सिंपल कफ सिरप था जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फान क्लोरफेनेरामीन और डेक्स्ट्रोमेथार्फान क्लोरफेनेरामीन गुआइफाइंसिन ऐसे करके एक एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप था। वो कोडीन नहीं था उसमें। तो ड्रग एडिक्शन वाज रूल्ड आउट। तब मैंने उनसे बोला चलने के लिए। मुझे तब लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको पार्किंसंस है। तो मैंने उनको चलने के लिए बोला, तो वो चले। तब मैंने देखा कि वो छोटी सी ओपीडी में भी उनको बाहर निकलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा था बाकी पेशेंट के कंपैरिजन में। तब मैंने उन्हें तुरंत वह कफ सिरप फिर से दे दी एक शीशी और बोला कि अगले दिन मंगलवार को न्यूरोलॉजी ओपीडी में डॉक्टर अपूर्व पुराणिक सर बैठते हैं एमजीएम में, वहाँ पर आके दिखा लें। 2 दिन बाद वो आ भी गए और तब हमें पता चला कि उनको पार्किंसंस था। एक और पेशेंट जो अभी हाल फिलहाल में सन 2022 में ही मैंने देखा था। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, तो मैंने उनको देखा कि उनके चलने में गेट में थोड़ी सी परेशानी थी। उनका सीधे तरफ का अंग, हाथ और पांव थोड़ा सा कम काम कर रहा था और इस कारण उनकी चाल में थोड़ा फ़र्क था। उनके बाजू में उनकी अर्धांगिनी भी चल रही थी, पर दोनों की चाल में थोड़ा सा फ़र्क था। ये भाई साहब थोड़े से स्लो थे। इनका सीधा हाथ कम मूव कर रहा था, सीधा पाँव भी थोड़ी परेशानी के साथ मूव कर रहा था। हालांकि वो नोटिस नहीं कर पा रहे थे, पर मुझे समझ में आ रहा था। सौभाग्य से वे मेरे पुराने मरीज़ थे। वो जब मेरे पास फॉलोअप के लिए आए, उनको पहले से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको बोला कि मैंने वॉक करते हुए देखा है कि आपका एक अंग कम चलता है। उनने भी ये बात स्वीकार करी कि हाँ, मेरा सीधा हाथ कम चलता है और सामान्यतः मैं उसको अपने पेट के ऊपर रख लेता हूँ और काम करता रहता हूँ। मैंने उनका भी वर्कअप करवाया, उनको न्यूरोलॉजी वाले सर से दिखवाया, तब पता चला उन्हें शुरुआती पार्किंसंस डिसीज़ है। तो इस पूरी कहानी में हमारे पास 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली कि पार्किंसंस में जो सबसे पहला सिम्टम मुझे देखने मिला वो था स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, जिसको हम ब्रेडिकाइनेसिया के नाम से भी बोलते हैं। मरीज को काम शुरू करने में, मरीज को चलने में थोड़ा समय लगता है। दूसरी बात जो समझ में आई कि कफ सिरप में जो एंटीकोलिनर्जिक था, उसके कारण इस ब्रेडिकाइनेसिया में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया था। तो इस तरीके से मुझे अपने पहले कुछ पार्किंसंस के पेशेंट देखने मिले। तो आगे से जब भी आप कभी पार्किंसंस
का मरीज़ देखें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो सबसे पहली दवा है जो इसमें मदद कर सकती है वो कौन सी है? एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके आगे हम 2 मिनट में बात कर लेते हैं पार्किंसंस क्यों होती है और इसमें क्या चिन्ह होते हैं और आगे क्या किया जा सकता है। तो पार्किंसंस बेसिकली एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें डोपामिन की कमी के कारण यह होता है। बड़ी आयु में पाया जाता है या फिर उनमें पाया जाता है जो किसी कारणवश मस्तिष्क मानसिक रोग की दवाइयाँ जिनको हम एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं वे लेते हैं। इन दवाइयों के कारण उनमें काम करने की क्षमता तो होती है पर काम करने की गति कम हो जाती है। तो पार्किंसंस या तो बड़ी उम्र के लोगों में मिलेगा, उसका सामान्यतः कोई कारण नहीं होता, उसको हम न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, अथवा उन लोगों में मिलेगा जिनको किसी मानसिक रोग के लिए दवा चलती है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस बोलते हैं। और जो इससे कि हमने भी कहानी सुनी, सबसे पहली जो दवा इसमें महत्वपूर्ण है वो कौन सी समझ में आती है? एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक, तो इस बीमारी में क्या रूट कॉज है? डोपामिन की कमी होना। या तो हम डोपामिन एंटागोनिस्ट दे रहे हैं अथवा डोपामिन बनाने वाली ग्रंथियाँ कम हो गई हैं हमारे दिमाग बेसल गैंग्लिया में। तो इसका जब हम इलाज करते हैं तो हमारे पास जो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डोपामिन एनालॉग्स हैं। वो दवाइयाँ जो डोपामिन जैसी हैं एवं ऐसी दवाइयों के कारण मस्तिष्क में हमारे बेसल गैंग्लिया में डोपामिन के लेवल बढ़ जाते हैं और इस बीमारी में हमें थोड़ी राहत मिलती है। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन। इसके बाद आती हैं डोपामिन एगोनिस्ट, वे दवाइयाँ जो डोपामिन के जैसे ही काम करती हैं। तो इसमें आ जाती है प्रेमीप्रेक्सोल और रोपिनिरोल। इनको नॉन अर्गोड डोपामिन एनालॉग्स भी एगोनिस्ट भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में एर्गोड बेस्ड एगोनिस्ट भी आते थे डोपामिन के, पर अब वो उपयोग में नहीं लिए जाते। एक तीसरी विधा होती है ऐसी दवाइयाँ जिनसे डोपामिन का मेटाबॉलिज्म घटा देते हैं, जिससे डोपामिन थोड़े ज़्यादा समय तक अपनी स्थान पर रहता है और इस तरीके से बीमारी में थोड़ी राहत लाता है। तो उसके लिए हमारे पास माओ भी सिलेक्टिव इनहिबिटर होते हैं जिसको हम सिलेजिलिन के नाम से जानते हैं, या फिर COMT इनहिबिटर्स होते हैं जिनको हम एंटाकापोन और टोल्कापोन के नाम से जानते हैं। तो इन 3 दवाइयों की सहायता से हम अपने मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया में डोपामिन के लेवल को अच्छे स्तर पर बनाए रख सकते हैं और इसके कारण डोपामिन की पार्किंसंस की बीमारी में थोड़ा सुधार आता है। एक चौथी प्रकार की दवा है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स में 2 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं जिनको हम बेंजहेक्सोल ट्राइफेनहेक्सिडिल के नाम से जानते हैं। दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। जैसा कि हमने शुरू में सुना था, कुछ बीमारी पार्किंसंस की उन मरीजों में होती है जो मस्तिष्क के किसी बीमारी के लिए एंटीसाइकोटिक दवा का सेवन करते हैं। उन मरीजों में यह दवाई एक्यूट पार्किंसोनियन साइड इफ़ेक्ट्स को लड़ने के लिए सहायता कर सकती है, उनसे बचाव के लिए एवं उनके इलाज के लिए सहायता कर सकती है। दूसरी दवाइयाँ होती हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स जिसमें फेनोरामिन आती है, क्लोरफेनोरामिन आती है। ऐसी दवाइयाँ जिसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी निहित होती है। तो यही एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी पार्किंसंस के मरीज में उसके इलाज के लिए, उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सहयोग करती है। तो इस तरीके से आज हमने कहानी में सुना कि पार्किंसंस के मरीज कैसे मिल सकते हैं समाज में, आपको कौन से क्लू मिल सकते हैं कि इनको पार्किंसन हो सकता है, और अगर संभवतः इलाज करना पड़े तो कौन कौन सी दवाइयों से हम उनका इलाज कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।